देखो होमोलोगस स्ट्रक्चर जो है ये हमने प्रीवियस क्लास में किया था, और होमोलोगस स्ट्रक्चर आपको क्या बताता है, किस बारे में बताता है होमोलोगस स्ट्रक्चर? वो ये बताता है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी अराइज हुई है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, वो अलग अलग अडेप्टेशंस की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिली है। एक ही ग्रुप के ऑर्गेनिज्म थे, वो डाइवर्ज हो गए, और डाइवर्ज होने की वजह से बनते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। और अलग 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 ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर सिलेक्शन प्रेशर या पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन, वही पर्टिकुलर वेरिएशन या वही पर्टिकुलर जो है वो उनमें अडेप्टेशन शो होगी अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स में, उनको हम क्या बोलेंगे? तो वो जो ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गन्स जो है वो मॉडिफाइड होंगे ना, वो सभी ऑर्गन्स एक जैसे मॉडिफाइड होंगे। वेस्टिजियल ऑर्गन्स आपको क्या बताता है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स ये बताता है कि जो ये जो लीनिएज चलता आ रहा है, अभी तक जो लीनिएज चलता आ रहा है, ये लीनिएज जो है इसमें एंसेस्टर के कुछ करेक्टर्स अभी भी हमारे पास प्रेजेंट है, लेकिन वो रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, वो फुली फंक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हमारे एंसेस्टर में वो फुली फंक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट थे। ओके, वेस्टिजियल ऑर्गन्स की बात कर रहे थे हम लोग। और एटोविज्म की बात करें तो भाई ऐसे करेक्टर जो हमारे एंसेस्टर्स में प्रेजेंट हुआ करते थे, हमारे पेरेंट्स में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म में सडनली देखने को मिलते हैं, दे आर एटोविज्म। डार्विन फिंचेस evolving different beak shapes on Galapagos Island is an example of divergent evolution. Yes, you can say कि this is an example of divergent evolution. You can say this is the example of adaptive radiation. You can say this is the example of natural selection. You can say this is the example of allopatric speciation. बहुत सारी चीजों का एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेज। एटविज्म ये हमने देखा था। तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से एम्ब्रियो की स्टडी से हमें आइडिया आएगा कि भाई इवोल्यूशन हुआ है, लेस फॉर्म से मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म की फॉर्मेशन हुई है। चलो सबसे पहले हम कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में बात करते हैं। देखो लिंकर्स क्या होते हैं, लिंक क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द लिंक्स? लिंक्स जो होते हैं वो कनेक्टर्स होते हैं। लिंक लिंक का मतलब क्या होता है? किसी दो चीज को जोड़ने का मतलब होता है, दैट इज लिंक। तो एक कोई ग्रुप है ए, दूसरा कोई ग्रुप है बी, इन दो ग्रुप्स को जो लिंक कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग लिंक। क्या बोलेंगे उसको? कनेक्टिंग लिंक। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कनेक्टिंग लिंक्स क्या होते हैं? दे आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, they are the living organisms which shows characteristics of two different groups, group A or group 2. The living organisms which shows characteristics of two different groups. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे कनेक्टिंग लिंक। कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप आर नोन एज कनेक्टिंग लिंक। अब जैसे मान के चलते हैं हम लोग, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूं। हम ऐसा कुछ मान के चलें कि भाई हमारे पास एक फिश है, हमारे पास एक फिश है। फिश जो थी वो इवोल्व किस में हुई थी? वो इवोल्व हुई थी एम्फीबियंस में। फिश किस में इवोल्व हुई थी? फिश इवोल्व हुई थी एम्फीबियंस में। और हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक कनेक्टिंग लिंक है, ये है कनेक्टिंग लिंक। ये क्या है? हमारे पास कनेक्टिंग लिंक है, और ये कनेक्टिंग लिंक शो करेगा, इट विल शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियन, इट विल शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियंस। मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। और ये किसकी भी कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा? ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा फिश की।
it will shows it will show the characteristics of fish। तो ये फिश की कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करेगा। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो फिश से मिलते जुलते होंगे, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो एम्फीबियन से मिलते जुलते होंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। तो क्या हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कनेक्टिंग लिंक के एग्जाम्पल हैं? कुछ याद आ रहे हैं तो बताओ कनेक्टिंग लिंक के एग्जाम्पल। बताओ भाई कनेक्टिंग लिंक। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बर्ड्स और रेप्टाइल के बीच में कनेक्टिंग लिंक शो कर रहा हो, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच में करेक्टरिस्टिक शो कर रहा हो, कोई ऐसा कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कनेक्टिंग लिंक हो किस किस के बीच में? बर्ड्स और या तो रेप्टाइल्स या मैमल्स के बीच में। बताओ नाम। फ्रॉग गलत बोला है, आर्कियोप्टेरिक्स गलत बोला है, फिर से आर्कियोप्टेरिक्स गलत बोला है। आर्कियोप्टेरिक्स इज नॉट ए कनेक्टिंग लिंक। आर्कियोप्टेरिक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ मिसिंग लिंक। ए नोटोकोड तो फीचर का नाम है, नोटोकोड तो करेक्टर का नाम है, और ये कनेक्टिंग लिंक मैं शो कर रहा हूं ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है बीच में जो फिश और एम्फीबियंस की करेक्टर। ये किसी ने लंग फिश लिखा है, वो बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है। किसी ने लंग फिश। देखो अब हम बात करते हैं कनेक्टिंग लिंक्स के एग्जाम्पल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, यहां पे लिखा हुआ है पेरीपेटस। ठीक है, क्या लिखा है? पेरीपेटस। तो ये पेरीपेटस जो है ये किस किस के बीच में कनेक्टिंग लिंक शो करेगा? मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक साइड में लिखूंगा ये एक पर्टिकुलर एक ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक। कौन से? जो पर्टिकुलर ग्रुप 1 है या पर्टिकुलर ग्रुप 2 है, इसको वॉकिंग वॉर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? वॉकिंग वॉर्म। इट इज ऑल्सो नोन एज वॉकिंग वॉर्म। और इसका नाम क्या है? दैट इज पेरीपेटस। इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनेलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। एनेलिड्स एंड दूसरा ग्रुप क्या है? आर्थ्रोपोड्स। एनेलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स के बीच में ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक। ठीक है भाई, पेरीपेटस हो गया। आर्थ्रोपोड्स की जैसे अगर मेरे को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है तो वो क्या हो गई? ट्रैकिया और हीमोसील। जस्ट मैं आपको एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं। और एनेलिड्स की अनजॉइंटेड लेग्स, अनजॉइंटेड लेग्स। तो इनके जो लेग्स हैं वो जॉइंटेड नहीं है, लेग्स जो है वो अनजॉइंटेड लेग्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एनेलिड्स की इनके अंदर है, वो क्या है? नेफ्रीडिया। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है भाई? सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है परजेंस ऑफ नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है इनके अंदर। तो एक ग्रुप ये हो गया, एक एग्जाम्पल हमने ये रख दिया वॉकिंग वॉर्म। और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा रखते हैं? ये है हमारे पास काइमेरा। इसको क्या बोलते हैं? रैबिट फिश। ठीक है, सेकंड जो है रैबिट फिश या रेड फिश, आप इनमें से कुछ भी बोल सकते हो। रेड फिश एंड रैबिट फिश। ये रेड फिश और रैबिट फिश कौन कौन बता रहा है? ओके, पेरीपेटस लिखा है किसी ने, ओके। और दीक्षा ने लिखा है डक बिल्ड प्लेटिपस ऑर्निथोरिंकस। ठीक है, ये जो फिश आपको दिख रही है इसका नाम है काइमेरा, और ये काइमेरा को रैबिट फिश या रेड फिश कहा जाता है। अब ये दो ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक शो करती हैं, और उन ग्रुप्स का नाम क्या क्या है? एक तो है कार्टिलेजिनस फिश, यहां पे लिखा होगा। कार्टिलेजिनस फिश
और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से ग्रुप का शो करता है? ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक शो करता है बोनी फिश का, बोनी फिश। तो जो जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, जो अभी फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं या पढ़ के अभी फाइनल ईयर में पढ़ रहे होंगे, थर्ड ईयर में फिश के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं जूलॉजी में। तो जूलॉजी का स्टूडेंट कौन कौन है? तो बताओ मुझे जरा, जूलॉजी के कौन कौन स्टूडेंट हैं? ये जो ओपरकुलम दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये कार्टिलेजिनस फिश का कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर बोनी फिश का कैरेक्टरिस्टिक्स है? बताओ, जूलॉजी का कौन कौन स्टूडेंट है? बोलो भाई। ओके, जूलॉजी स्टूडेंट बट सेकंड ईयर, ये अच्छा सेकंड ईयर के ज्यादा इश्यू चल रहा है। चलो, ये जो फिश है इसका जो स्केलेटन सिस्टम है, ओके, जो स्केलेटन सिस्टम है इसका, वो बना हुआ है कार्टिलेजिनस से, कार्टिलेज स्केलेटन है इसका, कार्टिलेज स्केलेटन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कार्टिलेजिनस फिश की। और बोनी फिश में जो स्केलेटन है दैट इज बोन, वो बोन्स का बना हुआ होता है। और ये जो ओपरकुलम दिख रहा है आपको, मैं बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता रहा हूं, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं कि भाई बोनी फिश का ये कैरेक्टर शो करती है, कार्टिलेजिनस फिश का ये कैरेक्टर शो करती है। बोनी फिश का ये कौन सा कैरेक्टर शो करती है? ओपरकुलम। ये जो ओपरकुलम है ये बोनी फिश का करेक्टर है। तो ग्रुप वन का ये एक कनेक्टिंग लिंक है कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश। तो ये कहीं ना कहीं क्या बताते हैं, ये जो दोनों आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि जो एनेलिड्स हैं वो फर्दर इवोल्व हुए थे आर्थ्रोपोड्स में। ये एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है। जो कनेक्टिंग लिंक होते हैं ये क्या होते हैं? इंटरमीडिएट स्टेज। मैं यहां लिखूंगा, यहां इस पोजीशन पे लिखूंगा कि मेरे पास जो ग्रुप एक है, या मैं जिसको ग्रुप ए लिख रहा हूं, उसके बाद मैं लिख रहा हूं ग्रुप बी, उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूं? ग्रुप बी, ग्रुप बी। इवोल्यूशन इस तरफ चल रहा है और बीच में क्या है हमारे पास? कनेक्टिंग लिंक। बीच में क्या है? कनेक्टिंग लिंक। तो ये जो कनेक्टिंग लिंक है, ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे कनेक्टिंग लिंक वाले, जो दो ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे, दे विल बी द ट्रांजिशनल स्टेज ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। क्या है ये है ट्रांजिशनल स्टेज, या फिर हम बोले कि ये मिड स्टेज है। किस किस टाइम की मिड स्टेज है? ये मिड स्टेज है जब ये ग्रुप ए का ऑर्गेनिज्म जब ग्रुप बी में कन्वर्ट हो रहा था, उस टाइम की ये ट्रांजिशनल स्टेज है या फिर मिडल स्टेज है, या स्विम ब्लैडर भी है इनके अंदर। ठीक है, बोनी फिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि उनके अंदर स्विम ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है। तो ये दो कुछ एग्जाम्पल थे, और एग्जाम्पल देखो भाई, प्रोटोप्टेरस। प्रोटोप्टेरस को कहा जाता है लंग फिश, अफ्रीकन लंग फिश। तो हमारे पास एग्जाम्पल थर्ड क्या है? लंग फिश। इसको लंग फिश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक ऐसी फिश है जिसके पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लंग फिश, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लंग फिश। और ये कनेक्टिंग लिंक किस किस के बीच की है? ये कनेक्टिंग लिंक है एक तो फिश और दूसरा एम्फीबियंस के बीच का, फिश और एम्फीबियंस के बीच का ये एक कनेक्टिंग लिंक है। अब आपको फिश के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं तो इनके पास फिन्स प्रेजेंट होते हैं, इनके पास स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना? फिन्स प्रेजेंट होते हैं, इनके पास स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, कोडल फिन प्रेजेंट होती है। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? फिश के हैं। एम्फीबियन का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इनके पास क्या है?
दे हैव 1 or 2 lungs. दे हैव 1 और 2 लंग्स. जब कोर्स ऑफ इवोल्यूशन चल रहा था, जब इवोल्यूशन चल रहा था, तो फिश के पास रेस्पायरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट हुआ करती थी. फिश के लिए रेस्पायरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट हुआ करती थी. लेकिन पहली बार लैंड एनिमल्स जो थे, जो फर्स्ट लैंड एनिमल्स थे, उनको कहा जाता था कि जो पहले लैंड वर्टिब्रेट्स थे, उनमें कौन से थे? एम्फीबियंस वर द फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स. और उनको लैंड के ऊपर सरवाइव करने के लिए कुछ इस तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत थी, जैसे कि लंग्स. तो लंग्स जो थे वो जरूरी थे इनके लिए. तो ये वाटर में भी सरवाइव कर सकती है और ये लैंड पे भी सरवाइव कर सकती है. ओके, ये वाटर और लैंड दोनों पे ही सरवाइव कर सकती है. ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? जैसे कि फिन्स हो गए, गिल्स हो गए और स्केल्स हो गए. ये फिश के कैरेक्टरिस्टिक्स है. और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो एम्फीबियन का है वो क्या है? लंग्स है. वो क्या है? लंग्स. अब एक और एग्जांपल आता है हमारे पास. ये है हमारे पास ओर्निथोरिंकस, जिसको डक बिल्ड प्लेटिपस बोलते हैं. ओके, डक बिल्ड प्लेटिपस. इसको हम एग लेइंग मैमल्स की कैटेगरी में रख सकते हैं. एग लेइंग मैमल्स. तो इसमें ये भी एग्जाम्पल है, इसमें ये भी एग्जाम्पल है. एक और एग्जाम्पल आता है स्पाइनी एंट ईटर. स्पाइनी एंट ईटर. और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? डक बिल्ड प्लेटिपस. और ये कनेक्टिंग लिंक शो करता है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड द मैमल्स. तो एक ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक रेप्टाइल्स, ये रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक शो करता है. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है ये किसकी? मैमल्स की. तो जब हम पढ़ते हैं कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में, याद रखना, जब हम लोग कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम पहले लोअर ग्रुप को रखेंगे, बाद में हम लोग हायर ग्रुप को रखेंगे. यहां लोअर ग्रुप रेप्टाइल है, हायर ग्रुप कौन है? मैमल है. यहां पे लोअर ग्रुप फिश है, हायर ग्रुप एम्फीबियन है. तो रेप्टाइल्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था? दे ले क्लियोडोइक एग. ये क्लियोडोइक एग ले करते थे. ठीक है, रेप्टाइल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनमें क्या है कि दे ले एग, और वो भी कैसा? क्लियोडोइक एग. मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है भाई? मैमल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? बॉडी हेयर, जो आपको बाहर से ही देखने को मिलता है. और बॉडी हेयर्स केवल और केवल मैमल्स के ऊपर प्रेजेंट हुआ करते हैं. बॉडी हेयर्स केवल और केवल मैमल्स के ऊपर प्रेजेंट हुआ करते हैं. तो ये हो गए मैमलियन कैरेक्टरिस्टिक्स. और क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? और एक मैमल का अगर मैं फीचर बताऊं तो इनमें डायाफ्राम प्रेजेंट होता है और मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है. तो मेमरी ग्लैंड्स जो है, मेमरी ग्लैंड और डायाफ्राम, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ये मैमल्स की शो करता है. और ये रेप्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक मेजर यही है कि दे ले क्लियोडोइक एग. क्लियोडोइक का मतलब होता है, क्लियोडोइक एग का मतलब होता है जिसके बाहर, जिसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की एक शेल हो, उस एग को क्या बोला जाता है? क्लियोडोइक एग. जिसके चारों तरफ शेल हो, दैट इज क्लियोडोइक एग. अब ठीक है, मुर्गी का जो अंडा होता है, मुर्गी का अंडा है ना, वो क्या होता है? क्लियोडोइक एग. क्योंकि उसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की एक शेल प्रेजेंट होती है. ऐसे एग को क्लियोडोइक एग बोलते हैं. अब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म बता सकते हो जो नॉन क्लियोडोइक एग ले करता है? बताओ कोई ऐसा एग जो नॉन क्लियोडोइक एग ले करता है.
यहां से ये जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई आपको? कनेक्टिंग लिंक जो है वो क्लियर हो गए कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दो अलग अलग ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक के ऑर्गेनिजम्स जिंदा होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन मिसिंग लिंक के ऑर्गेनिजम्स जो है वो कैसे होते हैं? वो फोसिल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अभी सरवाइव कर नहीं रहे होते हैं, वो जिंदा नहीं होते हैं, दे आर डेड ऑर्गेनिजम्स। कि वो किसी टाइम पे एग्जिस्ट किया करते थे लेकिन अभी वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये वाले ऑर्गेनिजम्स जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, और ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं ट्रांजिशनल स्टेज। इवोल्यूशन जब चल रहा था तो दो ग्रुप्स के बीच में ये ट्रांजिशनल स्टेज या फिर एक मिडल स्टेज को रिप्रेजेंट करते थे, कि जिसमें पहले वाले के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो, कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स आए हो जो अगले उससे हायर ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के शो कर रहा हो। यस, लिजार्ड जो है वो क्लीडोइक एग ले करती है, और जो फ्रॉग्स हैं वो नॉन क्लीडोइक एग ले करता है। फ्रॉग अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, लिख सकते हैं फ्रॉग। कनेक्टिंग लिंक क्लियर है सभी को? बोलो बोलो जल्दी, आज रेस्पॉन्स ढीला है तुम लोगों का, बहुत ढीला रेस्पॉन्स है। गर्मी का असर है क्या? इज इट क्लियर? कनेक्टिंग लिंक बता ले जाओगे कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में? चलो देखो, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। मतलब हम एम्ब्रियोज के बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे कि यस इवोल्यूशन हुआ था या नहीं हुआ था। हमारा फ्लाइंग फिश नाम नहीं है। काइमेरा का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म, जब आप लोग आगे पढ़ोगे, फर्दर आगे पढ़ोगे, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दो अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स की शेल्स, जो सेल होती है ना, उनको मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाया हो, वो होता है काइमेरा। जैसे कि एक हाइब्रिड होता है ना, हाइब्रिड एक टर्म होती है, वैसे काइमेरा एक टर्म होती है। तो काइमेरा टर्म का बायोटेक्नोलॉजी में या फिर हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एक अलग मतलब निकालते हैं। यहां पे उसका नाम ही काइमेरा है, यहां पे उस फिश का नाम ही काइमेरा है, जिसको रैबिट फिश या रेड फिश बोलते हैं। वैसे काइमेरा का मतलब थोड़ा सा अलग होता है, कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दो अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स की सेल्स को जोड़ के फिर उसका फर्दर डेवलपमेंट किया गया हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को काइमेरिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइमेरिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो हम सबसे पहले एक पॉइंट लिखेंगे, सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट इन एनिमल्स। सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट इन एनिमल्स। तुम लोगों को चीजें तो समझ आती है ना? समझ आ रही है सभी को सारी चीजें? हाँ, नियोपिलीना ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं है, नियोपिलीना भी ऐड कर सकते हो आप लोग। नियोपिलीना भी ऐड कर सकते हो, वो कनेक्टिंग लिंक है एनेलिड और मोलस के बीच में। नियोपिलीना भी ऐड कर लो, वो मोलस, एनेलिड और मोलस के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। हमें एग्जाम्पल देखने थे, हमने 4 एग्जाम्पल देख लिए, सफिशिएंट है। हमें पता होना चाहिए, एग्जाम्पल हमने देख लिए। नियोपिलीना को अगर आपको बताना है, नियोपिलीना एक कनेक्टिंग लिंक है किस किस के बीच में? एनेलिड्स एंड मोलस्का के बीच में। चलो देखो, सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट इन एनिमल्स। तो ये जो पॉइंट है हमने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन से जो उठाया है,
उसमें हमने बोला कि एनिमल्स के अंदर जो डेवलपमेंट होता है, अर्ली डेवलपमेंट, वो सभी में सिमिलर होता है। अब वो सिमिलर कैसे होता है कि एक तो स्पर्म होगा हमारे पास और एक क्या होगा, एग। एक तो स्पर्म या एग, या फिर यहां से शुरू कर लो या फिर एक यहां से शुरू कर लो, कि हमारे पास जो डेवलपमेंट शुरू होता है वो सिंगल सेल स्टेज जाइगोट से स्टार्ट होता है। ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम जाइगोट। अब जाइगोट से स्टार्ट होके जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज होगा। क्लीवेज से बनेगा क्या, मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला। इसमें क्या होगा, क्लीवेज होगा। क्लीवेज के बाद क्या आएगा, मोरूला स्टेज। मोरूला स्टेज के बाद क्या आएगा, ब्लास्टूला स्टेज। मोरूला और ब्लास्टूला स्टेज जो है उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 16 to 32 सेल स्टेज कंडीशन को मोरूला बोलते हैं। उसके बाद की जो सेल स्टेज होगी उसको ब्लास्टूला बोलते हैं। अब ब्लास्टूला के बाद क्या बनता है, उसमें गैस्ट्रूला। क्या बनता है, गैस्ट्रूला। अब ये प्रोसेस सभी में क्या हो रहा है, प्रोसेस सभी में ये हो रहा है कि ये जो प्रोसेस हुआ जाइगोट से लेकर के मोरूला या ब्लास्टूला तक का जो प्रोसेस है, उस टाइम पे क्या हुआ, क्लीवेज। उस टाइम पे क्या हुआ, क्लीवेज हुआ। यहां पे क्या हुआ, यहां पे हुआ गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुलेशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा लेयर्स का, लेयर्स बनेंगे एक्टोडम, मीजोडम एंड एंडोडम, और फिर यहां से होगा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट। तो अगर हम यहां पे ये बात रखें कि ये जो पूरे का पूरा, ये जो पूरे का पूरा जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस फॉलो कौन कौन करता है, तो जो हाइड्रा है, हाइड्रा से लेके, फ्रॉम हाइड्रा टू मैमल्स, ठीक है, फ्रॉम हाइड्रा टू मैमल्स, मैमल्स को हम मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स मानते हैं। फ्रॉम हाइड्रा टू मैमल्स, ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। सेम पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। सभी के अंदर ये बिल्कुल सेम प्रोसेस एज इट इज होता है, फ्रॉम हाइड्रा से लेकर के मैमल्स तक। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है कि जाइगोट बनना, जाइगोट से, जाइगोट में क्लीवेज होना, क्लीवेज से ब्लास्टूला बनना, ब्लास्टूला में गैस्ट्रुलेशन होना, गैस्ट्रुलेशन के बाद गैस्ट्रूला बनना, और उसी गैस्ट्रूला से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनना, ये जो प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं बहुत पहले इवोल्व हो चुका होगा। ये प्रोसेस बहुत पहले ही इवॉल्व हो चुका होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ते हैं रिजेम्बलेंस अमंग वर्टिब्रेट एम्ब्रियो। ठीक है, पॉइंट क्या है, पॉइंट रिजेम्बलेंस अमंग वर्टिब्रेट एम्ब्रियो। रिजेम्बलेंस अमंग वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज। अब आप ध्यान से ये जो डायग्राम देखोगे, ये जो आपको फिगर यहां पे लगाया हुआ है, आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास फिश है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल है, बर्ड है, और ये दो मैमल्स हैं। क्या है, ओके, ये मेरे पास क्या है, फिश। ये क्या है मेरे पास, फिश है, ये एम्फीबियन है, ये रेप्टाइल है, ये बर्ड है, और ये दोनों के दोनों क्या है, ऑल दीज आर मैमल्स। ये दोनों के दोनों क्या है, मैमल्स हैं, रेबिट और मैन। अब आप एक चीज देखो, ये आपको जो रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल पहली वाली लाइन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कि ये डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज है। क्या है, डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज है। ये क्या है, डेवलपमेंट की मिड स्टेज, और डेवलपमेंट की ये है लेटर स्टेज या लेट स्टेज या लेट डेवलपमेंटल स्टेज।
तो हमने इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, अर्ली स्टेज, मिड स्टेज एंड लेट डेवलपमेंट स्टेज। यहां आप इनको देखना शुरू करो तो जब अर्ली डेवलपमेंट होता है तो इनके पास, सभी के पास गिल्स प्रेजेंट होती है। सारे जितने भी आपको एम्ब्रियोज दिख रहे हैं, ऑल एम्ब्रियोज हैव गिल्स, सभी के पास गिल्स होती है, गिल स्लिट्स, सॉरी, सभी के पास क्या प्रेजेंट होती है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। ईयर का रूडिमेंट प्रेजेंट होता है, आई का रूडिमेंट प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है, टेल प्रेजेंट होता है। टेल, ईयर एंड आई फील्ड लिख दे रहा हूं मैं, जहां पे इनको डेवलप होना है, ईयर एंड आई फील्ड ये सभी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल दीज अर्ली एम्ब्रियोज। हम अर्ली एम्ब्रियोज के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी की अपीयरेंस कैसी है, सिमिलर अपीयरेंस है सभी की। डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश the groups or the different groups at early stage, at early stage। तो अर्ली स्टेज पे हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा एम्ब्रियो किस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है। आप एक चीज देखोगे, ध्यान से देखो जरा, यहां पे वापस आ जाओ, लेटर स्टेज पे देखो। लेटर स्टेज पे आप देखोगे कि फिश और एम्फीबियंस का एम्ब्रियो एक जैसा रिजेंबल कर रहा है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स का एम्ब्रियो रिजेंबल कर रहा है, रेप्टाइल और इसका बर्ड्स का जो एम्ब्रियो है वो रिजेंबल कर रहा है। तो आप एक चीज ध्यान से देखोगे, जितना ज्यादा क्लोजली रिलेटेड ग्रुप होगा उतना ही लेटर स्टेज तक वो रिजेंबलेंस शो करेगा। ये पॉइंट मेरा समझ में आया। यहां से हमें क्या देखने को मिलेगा कि जितना क्लोजली रिलेटेड ग्रुप होगा उतना ही लेट स्टेज तक उनमें रिजेंबलेंस देखने को मिलेगा। more closely more closely related groups shows resemblance for longer duration during development, ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के टाइम पे जितना ज्यादा क्लोजली रिलेटेड ग्रुप होगा उतने ही लंबे टाइम तक वो क्या शो करेगा, वो रिजेंबलेंस शो करेगा उतने ही लंबे समय तक। और जितना डिस्टेंटली रिलेटेड ग्रुप होगा, अब आप यहां पे ध्यान से देखो, ये फिश और ये मैमल का एम्ब्रियो आप देख के पहचान सकते हो कि ये फिश का एम्ब्रियो है और ये मैमल का एम्ब्रियो है। जितना डिस्टेंटली रिलेटेड ग्रुप है उतना ही थोड़े टाइम तक वो रिजेंबलेंस शो करेगा, वो थोड़े ही टाइम तक रिजेंबलेंस शो करेगा। आप इसको वाइस वर्सा लिख सकते हो, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है आप इसको लिख सकते हो वाइस वर्सा। ये जो पॉइंट है पहले वाला अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि सभी ग्रुप्स के एम्ब्रियोज के अंदर सिमिलर करेक्टर और सिमिलैरिटी का डेवलप होना आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सभी दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, ये सभी किसी एक कॉमन एंसेस्टर से निकला होगा फिश, और उसी डेवलपमेंट पैटर्न को फॉलो किया होगा एम्फीबियंस ने, रेप्टाइल्स ने, बर्ड्स ने, मैमल्स ने और मैमल्स ने। या फिर ये एक ही ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये फाइलम वर्टिब्रेटा के मेंबर हैं, इसलिए डेवलपमेंट के टाइम पे ये सारे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं।
आप इसको वाइस वर्सा लिख सकते हो, जितना डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होगा वो उतने ही कम टाइम तक रिजेम्बलेंस शो करेगा। ये पॉइंट क्लियर है? ये वाला जो पॉइंट है रिजेम्बलेंस अमंग एम्ब्रियोज, ये क्लियर है आप सभी को? और क्या क्या एविडेंसेस हो सकते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस? देखो एक और पॉइंट आता है रिजेम्बलेंस अमंग एक और पॉइंट आता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो पॉइंट क्या है? सिमिलैरिटी इन इनवर्टिब्रेट लार्वा। थर्ड ये पॉइंट है मेरे पास, और ये पॉइंट क्या है? सिमिलैरिटी इन वर्टिब्रेट लार्वा। वर्टिब्रेट लार्वा, आपने एक लार्वा का नाम सुना होगा, जिस लार्वा का नाम क्या है? ट्रोकोफोर लार्वा। ओके, इसका नाम क्या है? ट्रोकोफोर लार्वा। तो मैं एक लार्वा का नाम लिख रहा हूं जिस लार्वा का नाम क्या है? ट्रोकोफोर लार्वा। अब ये लार्वा जो है ये ट्रोकोफोर लार्वा एक से ज्यादा ग्रुप्स के अंदर पाया जाता है, और उन ग्रुप्स के नाम अगर मैं लिखूं तो ये एनेलिड्स और मोलस्का के अंदर पाया जाता है, जो कि एक फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा है। इन एनेलिड्स एंड मोलस्का। और ये जो लार्वा है, ये लार्वा सीलिएटेड और फ्री स्विमिंग है। सीलिएटेड और फ्री स्विमिंग लार्वा है ये, सीलिएटेड एंड फ्री स्विमिंग लार्वा। और ये पाया जाता है एनेलिड्स और मोलस्का के अंदर, हमें ये देखने को मिलता है ये लार्वा। अब ये जो पॉइंट आपको आया, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये था एक एंसेस्टर। ये क्या था? एक एंसेस्टर। इस एंसेस्टर से इवोल्व हुए एनेलिड्स, और यहां से मोलस्का, यहां से मोलस्का। तो ये जो एंसेस्टर रहा होगा, इसके अंदर होगा ट्रोकोफोर लार्वा। इसकी जो डेवलपमेंट स्टेज होगी उसमें ट्रोकोफोर लार्वा डेफिनेटली होगा। उसी वजह से ट्रोकोफोर लार्वा हमें इन ग्रुप्स में भी देखने को मिलता है और इन ग्रुप्स में भी देखने को मिलता है। इन दोनों ग्रुप्स के अंदर ये लार्वा हमें देखने को मिलता है। और अगर लार्वा रिजेंबल कर रहा है, मान के चलो, मैं आपको एक जनरल सा पॉइंट बता देता हूं, मैं एक जनरल सा पॉइंट बता देता हूं आपको, एक जनरल जनरल बात बता रहा हूं, ठीक है? उस बात को जनरली ही याद करना, जनरली ही उस बात को कंसीडर करना। मान के चलो मेरे पास एक एंसेस्टर है, एंसेस्टर है, इस एंसेस्टर से निकला ग्रुप ए, ग्रुप ए, और इस एंसेस्टर से ही निकला ग्रुप बी। इसका लार्वा का नाम है एक्स और इसका लार्वा का नाम है वाई। लेकिन ये जो दोनों लार्वा हैं, लार्वा एक्स एंड लार्वा वाई, नाम अलग अलग है, लेकिन ये क्या शो कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं रिजेम्बलेंस। ये रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं, दोनों लार्वा एक्स और लार्वा वाई रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं, बट इनका नाम अलग अलग है। तो डेफिनेटली इनके एंसेस्टर के अंदर एक ऐसा लार्वा होगा जो
इसके जैसा हो या फिर इसके जैसा हो। अगर ये रिजेम्बलेंस शो कर रहे होंगे तो एंसेस्टर का जो लार्वा होगा, एंसेस्टर का लार्वा होगा जेड, और ये शो कर रहा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स एंड वाई। ये मैंने एक जनरल पॉइंट आपको बता दिया। अब इस जनरल पॉइंट में मैं एक और एग्जांपल रख दे रहा हूं। यहां पे मैं एक जनरल पॉइंट रख दे रहा हूं और जनरल पॉइंट के साथ में एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारे पास एक लार्वा होता है और जिस लार्वा का नाम क्या होता है, बाइपिनेरिया लार्वा और टोर्नेरिया। टोर्नेरिया, ठीक है। ये बाइपिनेरिया लार्वा जो है वो पाया जाता है अकाइनोडर्म्स में। ये अकाइनोडर्म्स में पाया जाता है लार्वा, और ये लार्वा पाया जाता है टोर्निया लार्वा जो है, टोर्नेरिया लार्वा जो है वो कहां पाया जाता है, बताओ किसी को याद है क्या? ये पाया जाता है हेमिकोडेट्स। ये हेमिकोडेट्स में पाया जाता है। और ये बाइपिनेरिया लार्वा और हेमिकोडेट में जो पाया जाने वाला जो लार्वा है, दे शो रिजेम्बलेंस, बोथ लार्वा शो रिजेम्बलेंस, बोथ लार्वा शोज रिजेम्बलेंस। अब ये रिजेम्बलेंस आपको क्या दर्शाता है? ये रिजेम्बलेंस क्या दर्शाता है कि ये इस एंसेस्टर से ये ग्रुप ए आया होगा और ग्रुप बी आया होगा, इस एंसेस्टर से ग्रुप ए आया होगा और ग्रुप बी आया होगा, दोनों इसी एंसेस्टर से आए होंगे। ये हो गया। एक टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है, रिकैपिचुलेशन थ्योरी। रिकैपिचुलेशन थ्योरी, रिकैपिचुलेशन थ्योरी। ये जो पॉइंट चल रहा है ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन से का ही पॉइंट चल रहा है। ये रिकैपिचुलेशन थ्योरी जो है, दिस इज पॉइंट फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन। यस, हेमिकोडेटा के अंदर होता है ये लार्वा। तो ये रिकैपिचुलेशन थ्योरी थी, ये वॉन बेयर ने दी थी 1828 में। वॉन बेयर ने 1828 में इस थ्योरी को क्या बोला, इसको कहा रिकैपिचुलेशन थ्योरी। रिकैपिचुलेशन थ्योरी। और इसको अर्नेस्ट हिक्कल ने, इसको अर्नेस्ट हिक्कल ने इसका नाम बदल के क्या रख दिया, बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ, बस नाम नाम बदला, बस नाम नाम बदला। और ये रिकैपिचुलेशन थ्योरी या फिर जो बायोजेनेटिक लॉ है, ये क्या कहता है, इसकी एक स्टेटमेंट है। इसका जो इसका जो इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम शॉर्ट में करके लिखेंगे, जो एक्चुअल में बुक में लिखा है कि एक ओंटोजेनी रिपीट्स, किसी बुक में ये लिखा होगा रिपीट्स और किसी बुक में क्या लिखा होगा, रिकैपिचुलेट। ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी या ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। तो बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिचुलेशन थ्योरी हम लोगों को इसके बारे में बताता है दैट ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। अब ओंटोजेनी क्या होता है और फाइलोजेनी क्या होता है? ओंटोजेनी को अगर हम ब्रेक करके लिखें और सिंपल फॉर्म में लिखें तो ये है डेवलपमेंटल हिस्ट्री, या तो ये डेवलपमेंटल हिस्ट्री
और या फिर लाइफ हिस्ट्री, या फिर लाइफ हिस्ट्री, या मैं ये भी लिख सकता हूं कि डेवलपमेंटल हिस्ट्री ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ये जो डेवलपमेंट हिस्ट्री है किसी ऑर्गेनिज्म की, वो रिपीट्स करती है क्या, फाइलोजेनी। और फाइलोजेनी क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। क्या है वो, किसी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उसको रिपीट करता है। कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने डेवलपमेंट लाइफ में कभी ना कभी, अपनी लाइफ ड्यूरेशन में या डेवलपमेंटल टाइम पे कभी ना कभी अपनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिपीट करता है। मतलब वो किससे इवोल्व हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में वो जानकारी देता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। अब अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, यहां हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में क्या क्या आएंगे, एग्जाम्पल में आएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेडपोल की। टेडपोल, टेडपोल और टेडपोल, दूसरा क्या है, दूसरा है फ्रॉग। टेडपोल की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, टेडपोल लार्वा है और ये एम्फीबियन का लार्वा है। टेडपोल आपको ये पता होगा एम्फीबियन का लार्वा है। तो ये जो टेडपोल है ना, ये क्या करता है, इट शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश। फिश के ये बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, एक्वेटिक होता है। क्या होता है ये एक्वेटिक होता है, ये फ्री स्विमिंग होता है, इसके पास टेल प्रेजेंट होती है, इसके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके हैं, फिश के हैं। सारे कैरेक्टरिस्टिक फिश के हैं। तो एम्फीबियंस अपने डेवलपमेंट के टाइम पे फिश के कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। बात समझ में आई, एम्फीबियंस अपने डेवलपमेंट के टाइम पे फिश की कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है। इसका मतलब ये एग्जाम्पल है बायोजेनेटिक लॉ का या रिकैपिचुलेशन थ्योरी का। अगर मैं यहां पे लिख दूं ह्यूमंस जो है वो ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं कि भाई वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिप्रेजेंट करता है उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को या एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को। ह्यूमन डेवलपमेंट के टाइम पे या डेवलपमेंटल स्टेज पे क्या शो करते हैं, दे शो टेल, टेल शो करते हैं। क्या शो करते हैं, गिल स्लिट्स शो करते हैं डेवलपमेंट के टाइम पे। टेल और गिल स्लिट्स, मैं केवल दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहा हूं। इसका मतलब ह्यूमंस मस्ट हैव इवोल्व्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म विच पोजेस टेल एंड गिल स्लिट्स। तो अल्टीमेटली बात ये आ रही है कि इनका जो एंसेस्टर रहा होगा, इनका जो एंसेस्टर रहा होगा वो अर्ली वर्टिब्रेट रहा होगा। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि फिश से डेवलप हुए एम्फीबियंस। डेवलप का वर्ड यूज हम नहीं करेंगे, डेवलप वर्ड का यूज हम लोग बोलेंगे कि फिश से इवोल्व हुए एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से इवोल्व हुए रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हुए थे और उन्होंने वहां से कौन कौन इवोल्व हुए थे, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो फिश जो थी वहां से हुए एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स और रेप्टाइल्स से बर्ड्स और मैमल्स, ये ऐसे इवोल्व हुए थे। तो ये अपनी एंसेस्ट्री शो कर रहा है ह्यूमंस, क्योंकि वो डेवलपमेंट टाइम पे टेल और गिल स्लिट्स जो है वो शो करता है। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, और एग्जाम्पल हो सकते हैं टिथ इन द बर्ड्स एम्ब्रियो। टिथ इन द बर्ड्स एम्ब्रियो। बर्ड का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो बर्ड्स के अंदर क्या होता है, मान के चलो कि मैं ये बात कर रहा हूं एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर टिथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, एट द कॉम्प्लीशन
एट द कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट इनके जो टीथ होते हैं वो लोस्ट हो जाते हैं, टीथ लोस्ट हो जाते हैं, टीथ डिसअपियर हो जाते हैं। ये पॉइंट आपको क्या डिनोट करता है? दैट बर्ड्स मस्ट हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द टूथ या टीथ रेप्टाइल्स। बर्ड्स must have evolved from टूथ रेप्टाइल, ऐसा रेप्टाइल जिसके पास टूथ प्रेजेंट है या टीथ प्रेजेंट है। ठीक है, ग्रामर चेक कर लेना कि यहां टूथ आएगा कि टीथ आएगा। कि ऐसे रेप्टाइल से डेवलप हुआ है जिसके अंदर टीथ प्रेजेंट हो। तो ये जो पॉइंट है इसको हम यहां से भी कंसीडर कर सकते हैं टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर या टेम्परेरी नॉन फंक्शनल एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स, इसको इस बात से भी हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। एक और आता है, एक और पॉइंट आता है, हेयर्स इन द वेल एम्ब्रियो, हेयर्स इन द वेल एम्ब्रियो। अगर हम एडल्ट की बात करें, अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के अंदर नो हेयर्स, उसके अंदर हेयर्स नहीं पाए जाते। लेकिन डेवलपमेंट के टाइम पे या जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर यहां पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यहां पे हेयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब डेवलपमेंट का टाइम चल रहा होता है तो शेड ऑफ हो जाते हैं, या एडल्ट स्टेज पे हमने बोला कि एडल्ट स्टेज में वो हेयर्स नहीं होते। ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है कि वेल्स मस्ट हैव या मस्ट, वेल्स मस्ट हैव इवोल्ड, must have evolved from a hairy mammals। वेल जो है किसी हेरी मैमल से इवोल्व हुआ होगा डेफिनेटली। और जब कोई मान के चलो एक एंसेस्टर था, हमारे पास एक एंसेस्टर है और ये एंसेस्टर जो है वो चला गया एक्वेटिक लाइफ में, वो मूव कर गया एक्वेटिक लाइफ में, वो वाटर में मूव कर गया। कोई एंसेस्टर था और जो एंसेस्टर था वो क्या था? कोई हेरी मैमल। अब उसको जरूरत पड़ी कि वो एक्वेटिक लाइफ को सरवाइव करे, वो एक्वेटिक लाइफ जो है वहां पे अपना लाइफ कंप्लीट करे। तो वो मान के चलो उसने अपना हैबिटेट चेंज कर दिया। अब वो जब एक्वेटिक लाइफ में गया तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इट शेड ऑफ, इट शेड ऑफ इट्स हेयर, अपने हेयर्स को उसने शेड ऑफ कर दिया। इसी तरह से ये पॉइंट आता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। हम बोलेंगे कि भाई ये जो रेप्टाइल, ये जो बर्ड्स हैं, दे मस्ट हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम ए टिथ रेप्टाइल। और ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन दे मस्ट लूज देयर टिथ। उसने इवोल्यूशन के चलते अपने टिथ को जो है वो क्या कर दिया? लूज कर दिया। इनके जो फीटस हैं या एम्ब्रियो हैं वो रिकैपुचुलेट करते हैं या रिपीट करते हैं अपने एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को। इस पॉइंट को हम इसमें भी कंसिडर कर सकते हैं, द टेम्परेरी नॉन फंक्शनल एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, टेम्पोरेरी नॉन फंक्शनल एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स में भी कंसिडर कर सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। और ये दोनों पॉइंट्स रिकैपिचुलेशन थ्योरी का भी हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं।
ओके, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं टेम्पोरेरी टेम्पोरेरी नॉन फंक्शनल टेम्पोरेरी नॉन फंक्शनल एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, ये थे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन और साथ में कनेक्टिंग लिंक। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? बस आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के दोनों टॉपिक्स हैं ये क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। हमने एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन की 3 क्लासेस रखी थी, लेकिन 2 क्लास में ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट क्लास में जियोलॉजिकल टाइम स्केल और ह्यूमन इवोल्यूशन और कुछ फोसिल्स के बारे में बात करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कहाँ होना पड़ता है? टेलीग्राम में आपको टेलीग्राम ओपन करके या तो आप लाइफ साइंस डिस्कशन ग्रुप, पीडब्ल्यू लाइफ साइंस डिस्कशन ग्रुप, उसमें ऐड हो सकते हैं, या फिर आप ऐड हो सकते हैं जो मैंने बताया था एक साकार 2024 आईआईटी साकार आईआईटी जैम 2024 उस ग्रुप में। गौरव प्रताप सिंह, ओके सर, एरोबिक एंड अनएरोबिक बैक्टीरिया इवोल्यूशन टॉपिक हो गया क्या? तो गौरव, क्या आपको ये टॉपिक आया है क्या? जो अभी तक मैंने क्लास ली है वो टॉपिक आया है क्या आपके सामने? वो मुझे तो नहीं लगता कि आपके सामने आया होगा, तो वो टॉपिक अभी नहीं हुआ है। मैं उसको इस एक क्वेश्चन की फॉर्म में लेके आऊंगा, मैंने बताया था, और उसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में हम लोग करेंगे। एक एक हम फ्लो डायग्राम बनाएंगे, उसी से कंप्लीट हो जाएगा, बस एक फ्लो डायग्राम से। और ये जो है वो एरोबिक और अनएरोबिक बैक्टीरिया का इवोल्यूशन, इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे द इवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या किस तरह से न्यूट्रिशन उनमें हुआ करता था, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो कनेक्टिंग लिंक आज की क्लास में हमने देखा, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस देखा। देखने से कुछ नहीं होता है, मैं यहां पे कवर करवा दूंगा, आप देखते रह जाओगे, इससे कुछ नहीं करना है। आपको पढ़ना भी है, आपको उसके बारे में सोचना भी है। ठीक है? जब आप इवोल्यूशन पढ़ रहे हो तो अपने माइंड में एक प्रोसेस करते रहना, खुद से भी सोच सोच के देखना चीजें। इवोल्यूशन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब आप खुद से सोचोगे इन सब चीजों के बारे में कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है और ऐसा ऐसा हुआ होगा, और ये पर्टिकुलर एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ये आपको क्या दर्शाता है, जरा सोच के देखना। लाइफ साइंस वाला जो ग्रुप है उस ग्रुप के एडमिन ने ब्लॉक कर दिया, पता नहीं क्यों। अच्छा, चलो देखते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं इस पे, कल चर्चा करेंगे। ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे, प्राइवेट एडमिन आ रहा है उस ग्रुप में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कौन से ग्रुप की बात कर रहे हो? क्रोकोडाइल? क्या व्हाट क्रोकोडाइल भाई? लाइफ साइंस डिस्ट्रिक्ट आईआईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट, ठीक है, हाँ ये ग्रुप है। कौन है? सिद्धार्था? सिद्धार्था? क्रोकोडाइल व्हाट? क्या बताना है क्रोकोडाइल के बारे में, बताओ मुझे। यस, क्रोकोडाइल होता है, वो एक रेप्टाइल होता है, उसकी 4 टांगे होती है, एक बड़ी सी पूंछ होती है। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों लाइफ सरवाइव करता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है वो।
क्रोकोडाइल कनेक्टिंग लिंक में क्यों आएगा? अगर क्रोकोडाइल कनेक्टिंग लिंक में आता तो हम यहां पे बताते ना कि भाई क्रोकोडाइल एक कनेक्टिंग लिंक है। अगर वो आता, अगर वो होता कनेक्टिंग लिंक का एग्जाम्पल होता तो हम डेफिनेटली लिखते कि ये कनेक्टिंग लिंक का एग्जाम्पल है। आपको किस बेसिस पे लगा कि वो कनेक्टिंग लिंक का एग्जाम्पल है, मुझे ये बताओ। क्रोकोडाइल्स की फाइलम रेप्टाइल में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लास बनी हुई है कि वो रेप्टाइल्स के इस क्लास से बिलोंग करता है, या पर्टिकुलर जो भी बना हुआ है। रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स का जब आप क्लासिफिकेशन करोगे तो क्रोकोडाइल्स के लिए अलग ही क्लासिफिकेशन है, उसमें एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स ये सब आते हैं। वो कनेक्टिंग लिंक नहीं है, इट इज ए प्योर रेप्टाइल। अपने साइड से हम लोगों का एक ग्रुप खुद ही बना दीजिए, ठीक है, देखता हूं मैं। ओके, आई विल मेक ए ग्रुप। आई विल मेक ए ग्रुप। ठीक है भाई, बस आज के लिए इतना ही। और ये जो थोड़ा थोड़ा चल रहा है ना, ये थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ते रहो, नहीं तो पाइलअप हो जाएगा, ढेर बन जाएगा पूरा। ये एक ढेर बन जाएगा पूरा, इसलिए पढ़ते रहो, धीरे 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 एक पेस पे पढ़ते रहो, एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़, दो दो घंटा पढ़ते रहो। एग्जाम्स आते रहेंगे आपके, इसके क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन के एग्जाम आते रहेंगे, एग्जाम जाते रहेंगे। अपनी चीजें जो है वो कंप्लीट रखो, साथ में पढ़ते रहो। सबसे बड़ी बात, जो मेन चीज है वो यही है कि अगर आप साथ साथ पढ़ते रहे, चीजें क्लियर करते रहे, तो आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा एग्जाम से पहले रिवीजन करने का, बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, कम से कम 3-4 महीना बचेगा, जिसमें आप बिल्कुल ही फ्री रहेंगे। इसलिए अभी से ही चीजों को क्लियर करते चले जाओ, क्योंकि उस टाइम पीरियड में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अलोंग विद बायोटेक्नोलॉजी बहुत बार अच्छे से तैयार कर सकते हो। चलिए बस आज के लिए इतना ही, और मैं ग्रुप के बारे में मैं बातें आपको बता दूंगा। ग्रुप के बारे में मैं आपको बातें बता दूंगा, और ठीक है, ज्वाइन कर लेना आप लोग, फिर करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।